पर क्या होता है, डिपेंड करता है। और इसमें एक रिलेशन भी निकाले थे, R इक्वल टू आर नॉट इंटू ए पर पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, समझ रहे हैं यहाँ पर। और बताया था कि R नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.2 फर्मी होता है। 1.2 फर्मी का मतलब हो गया 1.2 इंटू 10⁻15 है ना। ये सब डिस्कस किए थे। फिर ये बताया था कि किसी भी एटम का या किसी भी न्यूक्लियस का जब मास हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में यू से भी लिखा जाता है, या तो ए या म्यू से लिखते हैं, या तो फिर अलग से ग्राम में भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो यहाँ डिस्कस होने वाला है वो क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिया गया मास और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और एनर्जी में क्या है, क्या संबंध है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो आइंस्टीन ने एक समीकरण दिए थे, उसको बोलते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर। कौन कौन जानते हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसी के बारे में चलेंगे, इसी का प्रूफ यहाँ पर करेंगे। ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर। यानी आइंस्टीन के अनुसार क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो मास होता है उसके द्रव्यमान, जो एनर्जी होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसके द्रव्यमान के कारण भी होता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी का तो बहुत सारा रीजन होता है। अरे एनर्जी आने का रीजन क्या, उसको हीट दिए तो एनर्जी आएगा, मोशन कराएं तो भी क्या आया, एनर्जी आया, उसको अलग अलग पोजीशन पर ले गए तो भी क्या आया, एनर्जी आया। जैसे हीट देने के बाद कौन सा एनर्जी आएगा, हीट एनर्जी आ जाएगा। मोशन करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी उसके पास आएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, नहीं जाएगा। जब उसको अलग अलग पोजीशन पर ले जा रहा है, हाइट पर ले जा रहे हैं, तो कौन सा एनर्जी उसके पास आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब उसी पर जैसे चार्ज देकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरह से एनर्जी उसमें निहित किया जा सकता है ना। लेकिन इसके अतिरिक्त मास के कारण भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एनर्जी होता है। यहाँ पर हमें यही पढ़ना है। जैसे हीट के कारण एनर्जी तो होता ही है, गति के कारण काइनेटिक एनर्जी होता ही है, पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या है, होता ही है। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, मास के कारण भी क्या होता है, द्रव्यमान के कारण भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। द्रव्यमान के कारण भी क्या होता है, ऊर्जा होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होता है वो उसके द्रव्यमान के कारण भी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसके क्या होता है, द्रव्यमान के कारण भी होता है ना। ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो गतिशील है, तो गतिशील ऑब्जेक्ट का दो ऑब्जेक्ट ले चलते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, शांत रहेगा, गप नहीं कीजिएगा, तो उसको बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो उसको मास रेस्ट कहा जाता है। मास रेस्ट, मास रेस्ट को मतलब जब जो द्रव्यमान क्या है, रुका हुआ है, अस्थिर है, तो मास रेस्ट को हमने एम नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम नॉट। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोग जानते ही हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी होता है। और सी का वैल्यू भी पता होगा, कितना होता है, 3 इंटू 10 पर क्या होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लेट मान लेते हैं कि मूविंग मास, कौन सा मास, मूविंग मास। मूविंग मास का मतलब क्या होता है, जो मास गति कर रहा हो, जो मास क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। अब गति करने का मतलब क्या है, जैसे कि एक बुक है ना, किताब जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मास क्या है, रेस्ट में है, इसका मास क्या है, रेस्ट में। अब किसी कारण बाद इसका थोड़ा सा मास निकल कर उड़ गया बाहर है ना, थोड़ा बहुत जहां तहां से निकल कर क्या हो गया, उड़ने लगा, मतलब गति में करने लगा, तो वो कौन सा मास कहलाएगा, जो निकल गया, वो मूविंग मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूविंग मास। या तो फिर दूसरा एग्जांपल समझिए ना, जैसे ये अलग अलग मास है, इसका भी अलग मास है, इसका मास क्या है, अलग है, दो अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऐसे करके टकराए है ना। टकराने के बाद क्या होगा, कुछ मास झटके से क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा, कुछ द्रव्यमान झटके से क्या हो गया, बाहर। जो मास झटके से बाहर निकल गया वो मूविंग मास कहलाएगा, क्योंकि गति के साथ निकल रहा है, तो कौन सा मास कहलाएगा, मूविंग मास कहलाएगा। और इसके पास जो पहले से मास था वो क्या होगा, मास रेस्ट कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, मास रेस्ट। तो मास रेस्ट भी समझ में आ गया और मूविंग मास भी समझ में आ गया। मास रेस्ट बोलिए या तो रेस्ट मास बोलिए, पहले रेस्ट लिख लिया और अच्छा रहेगा, रेस्ट मास। मतलब इसका हिंदी में होता है अस्थिर द्रव्यमान। क्या हो गया, अस्थिर द्रव्यमान। ऐसा क्या होता है, मूविंग मास का मतलब गतिशील, गतिशील द्रव्यमान। तो गतिशील द्रव्यमान को हम एम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम से लिखते हैं। अब एम गतिशील द्रव्यमान कौन सा हो गया,
दो ऑब्जेक्ट को टकराने से जो मास छिटक कर बाहर निकल गया, छटक कर, वो होगा m। वो क्या होगा? m। दोनों ऑब्जेक्ट का मास मिलाकर क्या था? m0। क्या था? m0, क्योंकि वो रेस्ट मास में था। कोई दिक्कत है? यहां तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब जो मूविंग मास है उसका तो स्पीड होगा ने। मूविंग जो मास मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उसका तो कुछ स्पीड होगा। उसके स्पीड को क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं ने। तो क्या हो जाए? स्पीड ऑफ मूविंग मास। स्पीड ऑफ क्या हो गया? मूविंग मास जो होगा उसको हम क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। तो इतना जब मान के चले हैं, तो यहाँ पर आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिए हैं। आइंस्टीन के अनुसार, किनके अनुसार? हाँ, आइंस्टाइन के अनुसार यम बराबर होता है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर, अब बटे क्या होता है? c स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। यम बराबर m0 अपॉन v स्क्वायर बटे 1, यम बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन क्या होता है? c स्क्वायर होता है। ये किसका फॉर्मूला निकालने का हो गया? मूविंग मास का। किसका निकालने का हो गया? मूविंग मास। यानी कोई, अब यहाँ पर क्या है? m0 रेस्ट मास है, रुका हुआ द्रव्यमान है। v क्या है? मूविंग मास का गति है, मोशन है, स्पीड है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और m क्या है? मूविंग मास। m क्या है? मूविंग मास। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत किसी का? तो पूछ सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जब मूविंग मास आ गया तो इसके पास देखिएगा, आइंस्टीन के अनुसार काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बता सकते हैं? देखिए, इसका जो एनर्जी निकलेगा इस सिस्टम का, इस सिस्टम का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे कि दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेगा रेस्ट मास है ना। रेस्ट मास का मतलब हो गया कि इसका m0 है ना। क्या हो गया? m0। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर देखिए, अब ये आएगा मूविंग मास में, गति में आएगा। गति में जब आएगा तो ये दो भाग में हो जाए ना जगह, कुछ इधर रह गया और कुछ निकल गया उधर है ना। ये हो गया m, ये क्या देगा? m। अब ये मोशन में आ गया तो ये हो गया m यानी मूविंग मास। क्या हो गया? मूविंग मास। मूविंग मास में समझ रहे, जो मास क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मूविंग मास है ना। ये m0, इस ऑब्जेक्ट को मानते हैं m0 जो हो गया क्या हो गया? मूविंग मास हो गया। m जो हो गया मूविंग मास, m क्या हो गया? मूविंग मास। तो कितना मास बाद में बचा है? मैं समझे? ये जो था यहां से दो भाग, एक भाग छोटा सा मास इससे निकल गया, ये बड़ा था, ये छोटा सा मास निकल गया, तो ये m हो गया मूविंग मास। और ये जो बचा हुआ मास है तो इसका मास क्या होगा? m माइनस m0 करके लिखना है। क्या लिखिएगा? m माइनस m0 करके लिखिएगा। कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पर क्या था? जब मास रेस्ट में था तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी देगा। कौन सी एनर्जी देगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होगा पोटेंशियल, आइंस्टीन के अनुसार वो क्या होगा? रेस्ट मास के कारण ऊर्जा जो होगा वो होगा E बराबर EP बराबर होगा m0 c स्क्वायर। m0 क्या हो गया? c स्क्वायर होगा, क्योंकि आइंस्टीन साहब यही बताए थे कि जो मास के कारण जो एनर्जी होता है वो mc स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। तो जब रेस्ट मास के कारण जो एनर्जी आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्या देगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किस प्रकार से लिखाएगा? इसको या तो बोल सकते हैं संचित आंतरिक ऊर्जा भी बोल सकते हैं ना। तो ये होगा EP बराबर m0 c स्क्वायर हो गया है ना। और इसमें जो मूविंग मास के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या देगा? कारण गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा m माइनस m0 और गुने क्या होगा? c स्क्वायर। m माइनस m0 क्या होगा? c स्क्वायर। टोटल एनर्जी इस सिस्टम का देखा जाए क्या?
अच्छा सी स्क्वायर क्या रहेगा, सी स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो देखा जाए इसमें ई बराबर, ये तो दोनों को क्या होगा जोड़ दिएगा है ना, यम माइनस यम नॉट और सी स्क्वायर अब प्लस यम नॉट और क्या होगा सी स्क्वायर। समझ में आया। पहले से जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी था, इंटरनल एनर्जी जब रेस्ट में था तब वो एम नॉट सी स्क्वायर था। जब वही मोशन में आ जाए, गति में आ जाए, कुछ मास बाहर निकल रहा है ना, उस समय जो एनर्जी होगा एम माइनस एम नॉट इंटू क्या होगा सी स्क्वायर होगा। दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा टोटल एनर्जी आ जाएगा। नहीं समझ रहे हैं। कोई चीज यहाँ पर रख दिया गया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो उसके पास मास है, एनर्जी भी रहेगा। मास है तो क्या रहेगा एनर्जी रहेगा। अब उसी को गति कराया जा रहा है तो वहां पर एक और अलग एनर्जी आएगा, वहां पर एक और क्या आएगा अलग एनर्जी, क्योंकि जब गति कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्या देगा काइनेटिक एनर्जी। रुका हुआ तो अपने पास उसका एनर्जी था इंटरनल एनर्जी, अब मोशन कराए तो क्या देगा काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकलेगा एम माइनस एम नॉट इंटू क्या होगा सी स्क्वायर होगा। एम माइनस एम नॉट इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर होगा, और ये था एम नॉट सी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ जाएगा ना। जैसे कि मान लिए ये ऑब्जेक्ट इतना है, ये वाला भी है और इसमें ये भी मिला दिए हैं दोनों है ना, ये रखा हुआ एक जगह है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा मास के कारण से ना। तो वो आंतरिक ऊर्जा होगा एम नॉट इंटू क्या होगा सी स्क्वायर होगा। एम नॉट क्या हो गया सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आइंस्टीन ने एनर्जी का फॉर्मूला दिए है एम सी स्क्वायर, तो एम नॉट क्या हो गया सी स्क्वायर। अब इसी को गति में कराएं, क्या करा रहे हैं गति में। अब गति में करा तो ये निकल गया बाहर, जब गति करा रही है क्या निकल गया बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो मास बचा कितना, तो m माइनस एम नॉट, एम माइनस क्या बचेगा एम नॉट मास बचेगा। अब ये मास गति कर रहा है ना, तो इसमें काइनेटिक इंटरनल एनर्जी तो था पहले वाला, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा m, अब मास तो पहले इतना नहीं रहा है, अब ये तो निकल गया ना, ये वाला क्या वैसे निकल गया, तो m माइनस एम नॉट इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया। m माइनस एम नॉट इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर हमें लिखना चाहिए इस तरह से एम नॉट माइनस सी, एम नॉट माइनस एम इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि पहले से एम नॉट मास था, इतना मिलाकर कौन सा मास था एम नॉट। ये निकल गया, मोशन में आया तो इतना मास घट गया, इतना मास क्या हो गया घट गया, तो ये वाला मास बचा। समझ में रहा है। तो कितना जो घट गया तो बच गया कितना, ये जो मास बचा वो कैसे निकलेगा एम नॉट माइनस एम, ये एम निकल गया ना, ये मास क्या हो गया निकल गया, तो बचा कितना है पूरा था एम नॉट, पूरा क्या था एम नॉट, ये एम निकल गया, तो इसमें अब कितना बचा है एम माइनस एम नॉट माइनस एम नॉट माइनस क्या होगा एम। अब ये गति कर रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगा, तो वो भी फॉर्मूला क्या होगा एम सी स्क्वायर ही रहेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा एम सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो एम नॉट माइनस एम इंटू क्या हो गया सी स्क्वायर हो गया। अब पहले से था इंटरनल एनर्जी है ना, उसमें से कुछ एनर्जी क्या होगा, अब जो पहले क्या था इंटरनल एनर्जी था एम नॉट सी स्क्वायर, इतना आया इसमें काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास कितना एनर्जी आया जो बाहर निकल गया मास, जो मास टूट कर क्या हो गया बाहर निकल गया, उसके पास एनर्जी कितना आया ये हमें निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा पहले ज्यादा होगा एनर्जी, पहले क्या होगा ज्यादा होगा, टूट गया तो इसके पास कम गया ना, तो कितना कमा है तो इसमें से इसको क्या कीजिएगा घटा दीजिए, क्या कहते हैं इसमें घटा देना है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो निकलेगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम नॉट सी का होल स्क्वायर माइनस एम नॉट माइनस एम इंटू सी का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया समझ में, इम्प्लाई फिर से समझाएंगे नहीं आएगा समझ में। तो एम नॉट सी स्क्वायर, अब हटाइएगा यहाँ पर, तो जानते हैं एम नॉट सी स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस एम सी स्क्वायर हो जाएगा, एम सी क्या ये कट जाएगा ना, तो ई बराबर निकलेगा एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या निकल गया एम सी स्क्वायर, जहां पर एम कौन सा हो गया मूविंग मास, कौन सा मास जो टूटकर बाहर निकल गया, जो टूटकर क्या हो गया बाहर, मूविंग मास इसको बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी सकते हैं यम जो है मूविंग मास कहलाएगा, मूविंग मास। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है मूविंग मास कैसे निकालना होगा है ना, इसी को हम मास डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मास डिफेक्ट, जितना मास आपका गड़बड़ हो गया घट गया है ना, वही क्या कहलाएगा मास डिफेक्ट कहलाएगा। अब ये मास डिफेक्ट निकलेगा कैसे, तो पहले से कितना मास था बाद में कितना बचा, दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा
मास डिफेक्ट निकल जाएगा, मूविंग मास निकल गया। अब मास डिफेक्ट निकल गया, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना एनर्जी डिसिपिटेट हुआ वो निकल जाएगा, कितना एनर्जी बाहर निकला वो भी क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस फॉर्मूला का यूज आगे चलकर वो होगा कि किसी भी न्यूक्लियस में यदि मास घट जाता है, या इधर न्यूक्लियस को कंबाइन करने पर, या तो आपका फ्यूजन करने पर, या तो फिजन होने पर, टूटने पर या तो जुड़ने पर, यदि न्यूक्लियस के मास में थोड़ा बहुत कमी आ जाता है तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, अत्यधिक मात्रा में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और वो ऊर्जा डिसिपिटेट करेगा, क्या करेगा, वो डिसिपिटेट करेगा। तो वही निकालने के लिए फॉर्मूला आगे कैलकुलेट होगा। समझ में रहा है? तो ये यम कौन सा मास है जो छटक कर क्या हो गया, बाहर निकल गया था, वही था ना। तो उतना जितना मास बाहर निकलेगा वो उतना एनर्जी लेकर निकलेगा बाहर, वो उतना क्या होगा, एनर्जी लेकर क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर एनर्जी एक्सपोज होगा उतना एनर्जी, और वो एक्सपोज होगा, अनकंट्रोलेड रहेगा तो क्या होगा, घातक हो जाएगा, फैटल हो जाएगा। और कंट्रोलेड रहेगा तो फिर ज्यादा करके क्या होगा, उपयोगी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है तक? क्या समझे? आइंस्टीन के अनुसार यही समझे कि हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी तो हीट के कारण, मोशन के कारण, पोजीशन के कारण होता ही है, इसके साथ साथ एनर्जी उसके मास के कारण भी होता है। किसके कारण होता है, मास का। ये बताने वाला कौन था, आइंस्टीन था। अब मास के कारण जो एनर्जी होगा वो क्या होता है, mc स्क्वायर होता है। क्या होता है, mc स्क्वायर। ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी क्या होगा, m0 c स्क्वायर, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका मास m0 है तो एनर्जी क्या होगा, m0 c स्क्वायर हो गया। अब वही ऑब्जेक्ट जब गति में आएगा तो गति में आने के बाद उसका मास अब पहले जैसा नहीं रहेगा, कुछ मास क्या होगा, हाँ गति में आने के कारण क्या होगा, मतलब कुछ गति में आने का मतलब क्या, उससे टूटकर कुछ अलग निकल गया ऑब्जेक्ट, कुछ क्या हो गया, मास अलग निकल गया। तो जो टूटकर मास अलग निकला वो इस फॉर्मूला पर निकलता है, कितना मास टूटकर क्या हुआ, अलग निकला। या अब गति में रहेगा, यानी या तो दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट गति, मास में समझ में आ रहा है ना, द्रव्यमान, सब उल्टा मास समझ रहे होंगे ना। मास में क्या होता है, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं ना। तो जब वही ऑब्जेक्ट गति में आएगा तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अब m0 शो नहीं करेगा, अब m शो करेगा। क्या करेगा, m, वो इस फॉर्मूला पर निकलता है। ये अलग बताया है, अब यहाँ अलग समझना है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या समझना है कि पहले से रेस्ट मास m0 था तो उसका एनर्जी m0 c स्क्वायर होगा, जो इंटरनल एनर्जी के रूप में रहेगा। क्या रहेगा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा के रूप में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब है ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, गति में आ गया, मोशन में आ गया, कुछ मास उससे निकल गया, तो निकल गया तो कितना मास बचेगा, m0 माइनस m, तो उसका एनर्जी अब कितना होगा, m0 माइनस m इंटू सी स्क्वायर। बचा हुआ मास का एनर्जी, बचा हुआ मास का क्या होगा, एनर्जी। तो कितना एनर्जी डिसिपिटेट करेगा, तो दोनों क्या करना है, घटा देना है, वो यानी टोटल एनर्जी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। ये जो डिसिपिटेट एनर्जी हो जाएगा, इतना एनर्जी जो मास निकला है उड़कर, वो इतना एनर्जी लेकर गया है mc स्क्वायर। क्या ले गया है, mc स्क्वायर। आप इसी को mc स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या तो E बराबर डेल mc स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल mc स्क्वायर हो गया। तो ये डेल m कौन सा मास है, मूविंग मास। कौन सा मास है, मूविंग मास है। किसी को आप गति करा रहे हैं या तो कोई छटक कर बाहर निकल रहा है, वही क्या है, डेलियम। वही क्या है, डेलियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए कोई दिक्कत, इतना नोट कीजिए, पहले दिक्कत नहीं है। देखिए जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, इस बार समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कहाँ है आपका, रेस्ट में। तो जब रेस्ट में रहेगा, रेस्ट का मतलब अस्थिर, वार किधर गया, अच्छा, जब रेस्ट में रहेगा, अस्थिर रहेगा तो क्या होगा, अस्थिर जब ऑब्जेक्ट है तो इसका जो रेस्ट मास होगा, गप कीजिए पीटे कस के दिमाग के, इसका जो मास होगा वो कितना होगा, इसका मास m0 होगा। क्या होगा, m0। इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो कितना होगा, उस समय जो इसका एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी m0 इंटू क्या होगा, सी स्क्वायर। आइंस्टाइन के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, किसके अनुसार, आइंस्टाइन के अनुसार। समझ में रहा है? जब कोई एगो वस्तु रखा हुआ है कहीं पर, तो वहां पर भी उसके पास एनर्जी होगा, कितना होगा,
एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि रखा हुआ वस्तु का मास एम नॉट है। क्या है? एम नॉट है। अब आ गया गति के कारण, है ना? गति के कारण कितना मास बचेगा? गति के कारण हो जाएगा वस्तु का जो द्रव्यमान देखा जाए, यानी मास देखा जाए, तो वो अब कितना बचेगा? एम नॉट माइनस एम। एम नॉट माइनस क्या होगा? एम। क्यों होगा? क्योंकि जब मोशन में आएगा तो पहले जैसा मास अब नहीं रहा, कुछ मास डिसिपिटेट कर गया। कुछ मास क्या किया? डिसिपिटेट कर गया, तो एम नॉट माइनस क्या हो जाएगा? एम हो गया। समझ में आया कि नहीं? एम नॉट माइनस क्या हो गया? एम हो गया। जब रेस्ट में था तो उसका मास एम नॉट था, जब मोशन में आ गया तो उसका मास क्या बचा? एम नॉट माइनस एम बचा। तो वहां पर गति के, जब मोशन में ऑब्जेक्ट रहेगा तब एनर्जी कितना होगा? तब उस समय जो ऊर्जा होगा वो जो होगा एम नॉट माइनस एम सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इंटू सी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो मास जो डिसिपिटेट किया है, जैसे कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा सा, है ना, मोशन में आया, किसमें आया? ये मोशन में आया, गति में आया, तो ये दो भाग में बट गया, है ना, दो टुकड़ा में हो गया। एक टुकड़ा छोटा सा इधर चला गया और एक बड़ा सा टुकड़ा इधर रह गया, छोटा इससे थोड़ा सा छोटा सा ये रह गया। कोई दिक्कत है? इसका जो मास था यम नॉट था, क्या था? यम नॉट। अब इसका मास क्या होगा? इसका मास यम होगा, तो इसका यम नॉट माइनस यम होगा। यम नॉट माइनस क्या हो गया? यम हुआ। बात समझ में आया? तो ये जो है डिसिपिटेट मास है। ये कौन सा मास है? डिसिपिटेट मास, यानी मूविंग मास कर सकते हैं। ये कौन सा मास करते हैं? मूविंग मास। समझ में आ रहा है? तो अब बताइएगा, तो अब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी निकलेगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब जो एनर्जी डिसिपिटेट किया वो कैसे निकालिएगा? तो एम नॉट एम नॉट का पहले का था एम नॉट सी स्क्वायर और माइनस एम नॉट माइनस एम। एम नॉट माइनस क्या हो गया? एम इंटू सी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर दिया तो एम सी स्क्वायर आया था। क्या आया था? एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर हो गया एम सी स्क्वायर। ई बराबर क्या हो गया? एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? समझे कि समझे? ई बार क्या हुआ? एम सी स्क्वायर। ये एम सी स्क्वायर किसका मास है? एनर्जी है, इसका एनर्जी है। ये किसका है? इसका एनर्जी है। जैसे एक बाल्टा पानी लेके दौड़ रहे दौड़ रहे एक बाल्टा पानी लेके, तो पानी कुछ छटक रहा है कि छटक रहा है? इधर जो पानी छटक रहा है वही है ना, तो उसका एनर्जी हो। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं बाल्टा लेकर, तो उसमें अलग एनर्जी है, और जो पानी छटक गया वो क्या है? उसका एनर्जी। तो वही है एम सी स्क्वायर। वही क्या है? जो पानी बाहर छिलका है। समझ में रखने? वही क्या है? एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चलिए, छुट्टी के डर से दिक्कत नहीं है बोलिएगा ना। अब यहाँ पर क्योंकि जहां भी समझ में नहीं आता तो छुट्टी हो जाता है ना, इसलिए सबको समझ में आ गया। आ गया समझ में? नहीं आया तो दे देते छुट्टी, और हमको के लिए। अभी घर में तो खाना नहीं बना हुआ, इतना सवेरे जाके की कीजिएगा। चलिए, इतना सवेरे बना होगा आपके लिए, नहीं बने होंगे, गार्जियन के लिए बने होंगे जो काम पर जाते होंगे उनके लिए ना। चलिए यहाँ पर आके देखना है, ये निकल गया ई बराबर एम सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। इसी को हम बोलते हैं, शांत रहेगा, ये जो ई बराबर एम सी स्क्वायर निकला है, क्या निकला? ई बराबर एम सी, इसको ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहा जाता है। ई बराबर एम सी स्क्वायर को बोलिएगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, कौन सा? समतुल्यता संबंध कहा जाता है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध कहा जाता है। इट इज कॉल्ड, इंग्लिश में क्या लिखना है? इट इज कॉल्ड, है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। इट इज कॉल्ड आइंस्टीन्स, पहले आइंस्टीन्स, है ना, आइंस्टीन्स मास एनर्जी, या तो रिलेशन आइंस्टीन्स रिलेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्को क्या हो गया? वैलेंस, जो हेडिंग है ना, यही पढ़ा था ना,
आइंस्टीन रिलेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टीन रिलेशन ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है? E बराबर mc² होता है। क्या होता है? E बराबर mc²। m यहाँ पर कौन सा मास है? मूविंग मास। कौन सा मास है? मूविंग, यानी बाल्टा में पानी लेके जा रहे थे, जो पानी बाहर छलक गया है वही है मूविंग मास। वही क्या है? मूविंग मास। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वो मूविंग मास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन के अनुसार क्या देखे कि E इक्वल टू एनर्जी। E का मतलब क्या होता है? एनर्जी जो होता है E इक्वल टू ओ mc² होता है। क्या होता है? mc²। अब यहाँ पर रखा जाए m, जो रखाएगा वो मास होता है। किस क्या होता है? मास। अब मास का SI यूनिट क्या होता है? kg। इसका मात्रक क्या होगा? मास का SI मात्रक, हाँ SI मात्रक किसका? kg होता है। कोई दिक्कत नहीं है, kg रहेगा। c जो है स्पीड ऑफ लाइट है ना, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो c बराबर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर क्या है? पर सेकेंड। तो जब ये सब रखिएगा तो E जो आएगा वो जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में आएगा। यानी हम मास इक्विवेलेंट मास को यदि केजी में ले रहे हैं, इक्विवेलेंट मास को किस में रख रहे हैं? केजी में रख रहे हैं, तो हमें एनर्जी किससे मिलेगा? जूल में मिलेगा, क्योंकि SI यूनिट सबका रहेगा तो SI यूनिट में ही आएगा ना, आएगा। एनर्जी हमें किससे मिलेगा? जूल में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इक्विवेलेंट मास U में हो, यदि इक्विवेलेंट मास किसमें हो? इक्विवेलेंट मास यानी इसको बोले तुल्य द्रव्यमान। तुल्य द्रव्यमान U में हो, U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। U में हो, U का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या हो गया? यूनिट है ना। यदि U में रहेगा, जैसे कि मान ले m का जो मान रहेगा 1 kg 2 kg में नहीं रहेगा, 1 U 2 U ऐसे करके रहेगा, तो क्या होगा एनर्जी? इसके बारे में निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? एनर्जी कैसे निकलेगा? तो 1 U हो गया। अब जानते हैं सिंस 1 U बराबर क्या होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। 1 U बराबर यही होता है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइएगा यदि 1 U है एटॉमिक मास यूनिट, यदि मान लेते हैं, सुन लीजिए, यदि डेल m बराबर मानिए, या तो m बराबर 1 U मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 U। 1 U का मतलब क्या होगा? 1.67 × 10⁻27 क्या हो रहा है? kg। बात समझ में आ रहा है? कुछ क्या बता रहे हैं? अब मास हमें kg में नहीं रहेगा, किस में रहेगा? U में रहेगा, एटॉमिक मास यूनिट में रहेगा। एटॉमिक मास यूनिट में दिया है तो kg में निकालने के लिए आता है ना। 1.67 × 10⁻27 क्या होता है? 27 kg होता है। तो m बराबर ये हो गया। तो भाई बताइएगा एनर्जी कितना निकलेगा? E बराबर होता है mc²। क्या होता है? mc²। तो m के जगह पर क्या रखाएगा? 1.67 × 10⁻27 kg, क्योंकि मास हमें पता है कितना है? 1 U। मास हमें कितना पता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर हमने मान के चले हैं। कितना मान के चले हैं? 1 U, 1 एटॉम यूनिट। क्या मान के चले हैं? 1 यूनिट। तो उसमें कितना एनर्जी होगा? तो उसमें एनर्जी कितना वही निकाल रहे हैं, तो mc²। तो m के जगह पर 1 U, 1 U का मतलब इतना kg। 1 U का मतलब क्या हो गया? इतना kg रखा गया। 80 के जगह पर क्या होगा? 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा, a रखा गया। तो इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे, आता है गुना भाग करने के लिए। तो 1 पॉइंट इसका जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो E बराबर कितना आ जाएगा? 1.492 और इंटू 10⁻10 आएगा जूल। जूल में आएगा ना, इसमें आएगा जूल में, क्योंकि ये भी मीटर अच्छा केजी में है और ये मीटर पर सेकंड में, तो किसमें आएगा? जूल में आएगा। तो 1.492 इंटू 10⁻ क्या आ गया? 10 जूल आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये निकल गया एनर्जी। किसका निकल गया एनर्जी? कौन सा मास का निकल गया? जिसका मास 1 यूनिट हो। जिसका मास क्या हो? 1 यूनिट हो, उसका एनर्जी इतना जूल होता है। उसका एनर्जी क्या होता है? इतना जूल होता है। कोई दिक्कत है? आप इसी की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का एक और मात्रक होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जानते हैं ना? ऊर्जा का एक अन्य मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का अन्य मात्रक
अन्य मात्रक जो होता है, अनदर यूनिट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ईवी करके लिखिएगा, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वही होता है ना। चलिए ठीक है, तो बताइए ई बराबर कितना निकल जाएगा? 1.492 इंटू 10⁻10 बटे 1.6 इंटू 10⁻- क्या होगा? 19। अब ईवी करके लिखाएगा, क्या लिखाएगा? अब जूल में नहीं रहेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। कोई दिक्कत है? भाग देने के लिए आता है तो भाग दिए तो 9 6 5 नहीं 931 आएगा। कितना आएगा? 931। भाग देते रहिए घर में, 931 आएगा। इंटू 10 पर पावर आएगा यहाँ पर 6 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पर क्या आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब इसको लिखिएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखिएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपने पढ़े होंगे कि 10⁶ मीटर है या 6 ग्राम है या मीटर है, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 10⁶ का मतलब ही मेगा होता है। क्या होता है? मेगा, कैपिटल एम। तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इतना आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इससे पता यही चला है कि किसी भी न्यूक्लियस का 1 U मास डिसिपिटेट कर रहा है, यानी घट रहा है, तो उसमें कितना एनर्जी घटेगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? कितना घटेगा? क्योंकि यहाँ पर जो हम निकाले हैं mc², वो उस मास ले निकाले जो मूव कर रहा, जो क्या कर रहा? मूव कर रहा। अब कोई न्यूक्लियस कंबाइन करेगा, 2 न्यूक्लियस जाकर जुड़ गया, कंबाइन करेगा, तो उसका मास तो कुछ घट जाएगा। तो कितना मास घटा है? यदि मान लेते 1 यूनिट मास घट रहा है, कितना घट रहा है? 1 यूनिट मास घट रहा है, तो उसमें कितना एनर्जी निकल जाएगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा। समझ में आ रहा है? 2 यूनिट मास घट रहा है तो कितना निकल जाएगा? 931 गुने 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 यूनिट्स घट रहा मास तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यानी आप कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन कराते समय आप ये बता सकते हैं कि कितना एनर्जी यहाँ पर डिसिपिटेट होगा, कितना एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? बाहर निकलेगा, एक्सपोज करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? किसके आधार पर बता सकते हैं? आपका, हाँ, इस फॉर्मूला के आधार पर। अच्छा, ई बराबर mc², और उसी का एक ही दूसरा रूप निकाले हैं, है ना? क्योंकि अब बार बार रखने पर जैसे यम निकालिएगा, सपोर्टेड कितना मास घटा है वो यम निकालिएगा, और यम का मान रखिएगा, फिर c² से गुना कीजिए, तो बार बार कैलकुलेट करना पॉसिबल होगा? संभव है? नहीं ना। इससे आसान हो जाएगा, यम निकलेगा, खाली इससे झट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इससे खाली क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो इसमें पॉइंट यही लिखना है। क्या लिखना है? पहला कि यदि 1 यूनिट मास क्या होता है? डिसिपिटेट होता है, डिसिपिटेट होता है या डिफेक्ट होता है। डिसिपिटेट बोलिए तो डिफेक्ट हो गया, मतलब घट गया होता है, तो उससे कितना एनर्जी प्राप्त होगा? तो उससे 9 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि 2 यूनिट मास रहेगा, 2 यूनिट मास रह गया, तो इसमें कितना होगा? 2 यूनिट मास में होगा 2 गुने 900 क्या होगा? 31, गुना किया था 1800, कितना देगा? 62 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा? 1862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो आगे पढ़ाएंगे ना, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना होगा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, फिर मास डिफेक्ट पढ़ना होगा। तो मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा वो बताएंगे, फिर उसके बाद न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। तो मास डिफेक्ट जो निकलता है, पहले का मास घटाओ बाद का मास, है ना? तो पहले का मास मान लीजिए 10 केजी था, बाद का मास 9 केजी, तो 1 केजी गायब हो गया, तो वो मास डिफेक्ट में कहलाएगा। अब मास डिफेक्ट निकल गया तो उसका एनर्जी निकल जाएगा mc²। क्या निकल जाएगा? mc²। तो जो mc² किया तो वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब mc² पर निकालना बार बार बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा क्या होगा? मुश्किल होगा। तो हम इस पर निकालते हैं 931, क्योंकि मास डिफेक्ट न्यूक्लियस का जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में रहेगा। न्यूक्लियस का मास किसमें रहता है? एटॉमिक मास यूनिट में रहेगा। मास डिफेक्ट जो निकलेगा किसमें निकलेगा? एटॉमिक मास यूनिट में निकलेगा, है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।
समझने का कोशिश कीजिएगा तब समझ में आएगा। माथा पर हाथ रख के बैठल रहिएगा ना तो कहीं नहीं समझिएगा।